1727 ईस्वी में हो गई। और मुर्शीद इसके मरने के बाद बंगाल का दूसरा नवाब या बंगाल का अगला नवाब बना शुजाउद्दीन। बंगाल का अगला नवाब शुजाउद्दीन बना। 1727 ईस्वी से लेके 1739 ईस्वी तक ही वॉज सेकंड नवाब ऑफ बंगाल। ये बंगाल का दूसरा नवाब था। ये मुर्शीद कुली खान का दामाद हुआ करता था और इसके शासनकाल में दो महत्वपूर्ण काम हुए। इन 1733 लिखेंगे ही कॉन्कर्ड बंगाल, सॉरी ही कॉन्कर्ड बिहार। लिखेंगे 1733 ईस्वी में इसने बिहार पर अधिकार किया। इन 1733 ही कॉन्कर्ड बिहार। 1733 ईस्वी में इसने बिहार पर अधिकार किया। एंड ही अपॉइंटेड लिखेंगे ही अपॉइंटेड अली वर्दी खान एज द सूबेदार ऑफ बिहार। लिखेंगे और इसने अली वर्दी खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। बंगाल का दूसरा शासक शुजाउद्दीन था। इसने ये अपॉइंटेड अल बिहार एज द सूबेदार ऑफ बिहार और इसने बिहार का सूबेदार बनाया। अली खान को जब बंगाल का नवाब शुजाउद्दीन था तो शुजाउद्दीन ने ही 1733 ईस्वी में बिहार पर अधिकार किया। और न केवल बिहार पर अधिकार किया बल्कि बिहार का सूबेदार इसके द्वारा अली वर्दी खान को बना दिया गया। सेवनटीन 1739 में 1739 ईस्वी में शुजाउद्दीन की डेथ हुई और शुजाउद्दीन के मरने के बाद बंगाल का अगला नवाब
शुजाउद्दीन की डेथ हुई और शुजाउद्दीन के मरने के बाद 1739 में 1739 ईस्वी सुजान में शुजाउद्दीन की डेथ हुई और शुजाउद्दीन के मरने के बाद बंगाल का अगला नवाब इसी का पुत्र, इसी का बेटा बन गया, जिसका नाम था सरफराज खान। सेवनटीन 1739 से लेकर 1740 तक मात्र 1 वर्ष तक सरफराज खान बंगाल का नवाब रहा। लेकिन, है ना, लेकिन ध्यान रखेंगे, जैसे ही सरफराज खान बंगाल का नवाब बना, सरफराज खान के ही खिलाफ बगावत कर दी। बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खान ने और सरफराज खान पर अटैक कर दिया। 1740 ईस्वी में एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ गिरिया या बैटल ऑफ घेरिया। इसे गिरिया का युद्ध या घेरिया का युद्ध कहा जाता है। और ये जो बैटल ऑफ घेरिया था, ध्यान रखेंगे, ये लड़ा गया अली वर्दी खान, जो कि अभी तक बिहार का सूबेदार था, और बंगाल के नवाब सरफराज खान के बीच। इन दिस बैटल अलीवर्दी खान डिफीटेड एंड किल्ड सरफराज खान। इस युद्ध में अली में वर्दी खान ने सरफराज खान को पराजित करके उसकी हत्या कर दी और सरफराज खान की हत्या करके बंगाल का अगला नवाब खुद बन बैठा अली वर्दी खान। अब मुझे खुद बताइए, इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो आपको समझ में ना आई हो। 1740 ईस्वी में बंगाल का अगला नवाब बन गया अली वर्दी खान, और ध्यान रखेंगे, ही वॉज द ग्रेटेस्ट नवाब ऑफ बंगाल।
ये बंगाल का सबसे महान नवाब माना जाता है, या ही वॉज द ग्रेटेस्ट नवाब ऑफ बंगाल। ये बंगाल का महानतम नवाब था। और ध्यान रखेंगे, ये अली वर्दी खान ही वो सबसे पहला व्यक्ति था या बंगाल का सबसे पहला नवाब था जो अंग्रेजों की स्ट्रेटेजी को समझ गया था, जो अंग्रेजों की रणनीति को पूरी तरीके से भाप गया था। इसी ने कहा कि अंग्रेज मधुमक्खियों के समान है, ब्रिटिशर्स आर लाइक हनी बीज। अगर इन्हें पालोगे तो बहुत ज्यादा शहद देंगे, यानी कि बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे अगर इन्हें सपोर्ट करोगे। लेकिन अगर इन्हें छेड़ने की कोशिश की और अगर गलती से इनके विरुद्ध या खिलाफ जाने की कोशिश की तो इनका स्वभाव बिल्कुल मधुमक्खियों की तरह है, काट काट कर जान ले लेंगे, डंक मार मार कर मार डालेंगे। ये स्वभाव है किसका? ब्रिटिशर्स का। ऐसा कहने वाला अली वर्दी खान था। लेकिन क्योंकि अली वर्दी खान का कोई भी पुत्र नहीं था, कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए अली वर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी अपने नवासे को घोषित किया, यानी कि अपनी पुत्री, अपनी बेटी के बेटे को, जिसको हम नाती कहते हैं या जिसको हम नवासा कहते हैं। लंबे समय तक, लगभग 16 साल तक बंगाल में अली वर्दी खान का शासन रहा और सारी की सारी चीजें अंडर कंट्रोल रही। ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों को कभी भी अपनी पावर्स को बढ़ाने का मौका अली वर्दी खान के शासनकाल में नहीं मिला। लेकिन 1756 में अली वर्दी खान की डेथ हो गई। अली वर्दी खान का एक कमांडर इन चीफ हुआ करता था, एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था मीर जाफर। और ये बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और ये सपने सजा रहा था कि क्योंकि अली वर्दी खान का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, इसीलिए अली वर्दी खान के बाद मुझे बंगाल का सिंहासन मिलेगा और मैं ही बंगाल का नवाब बन जाऊंगा। लेकिन अली वर्दी खान के मरने के बाद अली वर्दी खान का ही नवासा, उसका नाती या उसकी बेटी का पुत्र बंगाल का अगला नवाब बन गया, जिसका नाम आप सब जानते होंगे। ही वॉज सिराजुद्दौला। सेवनटीन 1756 से लेकर 1757, लगभग सिर्फ 1 साल के लिए बंगाल का अगला नवाब बना सिराजुद्दौला। जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो सबसे पहली चीज तो सिराजुद्दौला की एज बहुत ज्यादा नहीं थी, और दूसरा ये बात मीर जाफर को भी हजम नहीं हो रही थी। मीर जाफर हालांकि सेनापति था, लेकिन उसे बात किसी भी तरीके से हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि मीर जाफर तो खुद सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। जैसे ही अली वर्दी खान की मृत्यु हुई और बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला, इसी बात का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने कलकत्ता
और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलाबंदी शुरू कर दी। याद होता था। कीजिए, पिछले टॉपिक में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में हमने बात भी की थी और मैंने आपको बताया भी था, जॉब चार्नोक के द्वारा सन 1700 ईस्वी में कलकत्ता शहर की स्थापना की गई और जो फ्रांसीसी थे उन्हें व्यापार करने की बंगाल में परमिशन कहां पर मिली थी? चंद्रनगर में। इसीलिए अब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने देखा कि यार बंगाल का नवाब अली वर्दी खान तो मर चुका है, अब तो उसका नवासा जिसकी एज भी बहुत कम है, अब वो बंगाल का नवाब है, क्यों ना अब अपनी शक्ति का विस्तार किया जाए। अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलाबंदी, घेराबंदी शुरू कर दी और उधर चंद्रनगर की किलाबंदी शुरू कर दी फ्रांसीसियों ने। ये बात सिराजुद्दौला को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों को चेतावनियां दी और कहा कि कलकत्ता और चंद्रनगर की किलाबंदी जल्दी से बंद कीजिए, अदरवाइज सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात फ्रांसीसियों को तो समझ में आ गई, उन्होंने तो चंद्रनगर की किलाबंदी बंद कर दी, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। और जब अंग्रेज नहीं माने तो सिराजुद्दौला ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, 4 जून 1756 को ही अटैक्ड कासिम बाजार। 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला और उसके सैनिकों के द्वारा 4 जून 1756 में सिराजुद्दौला और उसके सैनिक के द्वारा अटैक कमीज 4 जून 1756 में ईस्वी में सिराजुद्दौला और उसके सेनापति के द्वारा कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया। बंगाल के कासिम बाजार पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया गया। बंगाल के कासिम बाजार कासिम बाजार पर। इसके बाद 15 जून 1756 को he attacked and conquered Calcutta। 15 जून 1756 को 15 जून 1756 को ही अटैक कॉन्कर्ड कैलकाटा। 1556 ईस्वी में ही यानी किसने को सिराजुद्दौला के द्वारा कॉन्कर्ड कैलकट्टा में आक्रमण किया। सिराजुद्दौला और उसके सैनिकों ने कलकत्ता पर आक्रमण करके कलकत्ता पर भी अधिकार कर लिया, जहां पर अभी अंग्रेज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार किया करती थी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, सिराजुद्दौला के ही द्वारा कलकत्ता का नाम बदलकर अपने ही नाना के नाम पर रख दिया गया अलीनगर। अभी तक ये कलकत्ता खान के द्वारा क्या नाम
सर जादू लाओ। सर रा JU DDLK द्वारा कैलसीयू कलकत्ता का नाम बदल कर उसके नाम के नाम पर रख दिया, जिसका नाम था कहलाता था, लेकिन सिराजुद्दौला ने इस पर अधिकार करके इसका नाम अली नगर रख दिया। अली नगर रख दिया। अब कलकत्ता कहलाने लगा अली नगर। और याद कीजिए, कलकत्ता में ही तो फोर्ट विलियम्स का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था। लगभग 5 दिन तक कलकत्ता को घेरे रखने के बाद या घेरा डालने के बाद फाइनली 20 जून 1756 को एक ऐसी घटना घटित हुई जो कि इतिहास में प्रसिद्ध है ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से। या कालकोठरी की घटना के नाम से 20 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स में, ऐसा कहते हैं, सिराजुद्दौला के सैनिकों के द्वारा 146 अंग्रेजों को, 146 ब्रिटिशर्स को अरेस्ट कर लिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया और 146 अंग्रेजों को पकड़ के कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स की ही एक छोटी सी कालकोठरी में बंद कर दिया गया। और वो जो छोटी सी कालकोठरी थी, दोस्तों ध्यान रखेंगे, 146 अंग्रेज उसमें ठूस ठूस के भर दिए गए। 2 दिन तक कालकोठरी को बंद रखा गया और 2 दिन के बाद जब वो कालकोठरी खोली गई तो इसमें से 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो चुकी थी। जीवित बचे थे सिर्फ 23 लोग और इन 23 लोगों में से एक जीवित बचने वाला व्यक्ति विलियम हॉलवेल भी था। इन जीवित बचने वाले लोगों में
एक व्यक्ति था विलियम हॉलवेल, और ध्यान रखेंगे इसी विलियम हॉलवेल के द्वारा इस कालकोठरी की घटना को लिखा गया था। इसी की एक पुस्तक में, जिस पुस्तक का नाम था अलाइव द वंडर्स, इसी ने अपनी पुस्तक अलाइव द वंडर्स में इस पूरी की पूरी कालकोठरी की घटना का उल्लेख किया था, बखान किया था। हालांकि भारतीयों का यह कहना है कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी, ये केवल अंग्रेजों के द्वारा बंगाल पर अटैक करने की मनगढ़ंत कहानी बनाई गई थी। लेकिन अलाइव द वंडर्स में विलियम हॉलवेल ऐसा लिखता है कि कालकोठरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें 123 अंग्रेज मारे गए थे और जीवित बचे थे सिर्फ 23 लोग। अल्टीमेटली कालकोठरी की घटना के बाद 123 अंग्रेज इसमें जब मारे गए, तो ध्यान रखेंगे मद्रास से, तो मद्रास प्रेसिडेंसी से अंग्रेजों के एक सेनापति जिसका नाम रॉबर्ट क्लाइव था, उसे सिराजुद्दौला के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मद्रास से भेजा गया। और आप जानते हैं इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव अटैक्ड सिराजुद्दौला। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर दिया गया, अटैक कर दिया गया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला पर अटैक करने के बाद फाइनली सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के साथ संधि करने के लिए मजबूर कर दिया गया। और आप जानते हैं वो संधि 9 फरवरी 1757 को हुई, जो कहलाती है ट्रीटी ऑफ अली नगर, जिसको हम कहते हैं अली नगर की संधि। जहां का सेनापति था, सिख वैसे ही बने रहेंगे। अंग्रेजों को और सिराजुद्दौला, ये कहलाती है ट्रीटी ऑफ अलीनगर या अलीनगर की संधि, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई। और इस संधि के तहत यह तय किया गया कि मुगल बादशाह से अंग्रेजों को जो अधिकार मिले थे बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने के, वो एज इट इज बने रहेंगे, वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। अंग्रेजों को बंगाल में अपने सिक्के जारी करने की परमिशन होगी, कलकत्ता की किलाबंदी करने की परमिशन होगी, और बंगाल के नवाबों की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों का जितना भी नुकसान हुआ है उन सब की भरपाई
सिराजुद्दौला को करनी होगी। सिराजुद्दौला सारी की सारी चीजों की भरपाई करने के लिए रेडी हो गया, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसके दिमाग में खुराफात चल रही थी। वो केवल अलीनगर की संधि से ही संतुष्ट नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर की मुलाकात हुई। वही मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था। मीर जाफर ने ही रॉबर्ट क्लाइव को ये प्रलोभन दिया, ये लालच दिया कि मैं सिराजुद्दौला को मारने में आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बदले में आपको मुझे बंगाल का नवाब बनाना होगा। और उधर महत्वाकांक्षी रॉबर्ट क्लाइव भी यही चाहता था। घर का भेदी लंका ढाई उसको मिल चुका था। विभीषण, उसने मीर जाफर से वादा किया कि अगर आप हमारी मदद करेंगे, हमारे खिदमतगार बनकर रहेंगे, तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे और बदले में मारा जाएगा सिराजुद्दौला। बस फिर क्या था। सिराजुद्दौला को मारने के उद्देश्य से और बंगाल के खुद नवाब बनने के उद्देश्य से रॉबर्ट क्लाइव ने एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा, जो लड़ा गया 23 जून 1757 को। भारत के इतिहास का दूसरा सबसे फेमस बैटल, जो कहलाता है बैटल ऑफ प्लासी। ये कहलाता है प्लासी का युद्ध। बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध, जो कि लड़ा गया रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बुरी तरीके से सिराजुद्दौला को पराजित किया गया। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, इस युद्ध में सिराजुद्दौला का नहीं बल्कि रॉबर्ट क्लाइव का साथ दे रहा था। घर का भेदी लंका ढाए। भारत के इतिहास का सबसे फेमस बैटल, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। उसमें भी एक विभीषण था। राजा जयचंद की मदद से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। घर का भेदी लंका ढाए। और दूसरा सबसे फेमस बैटल देखिए, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। यहां पर भी एक विभीषण था, मीर जाफर, जो कि इस युद्ध में सिराजुद्दौला का नहीं बल्कि रॉबर्ट क्लाइव का साथ दे रहा था। मीर जाफर की मदद से रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया गया और उसके बाद उसकी हत्या करवा दी गई। और सिराजुद्दौला की हत्या करवाकर अंग्रेजों के द्वारा बंगाल का अगला नवाब ही किसको बना दिया गया? मीर जाफर को। अगला नवाब बंगाल का छठा, पांचवा था, ये छठा नवाब। बंगाल का छठा था। मीर जाफर। बंगाल का अगला नवाब 1757 से लेकर 1760 तक बनाया गया मीर जाफर।
1757 से लेकर 1760 तक मीर जाफर बंगाल का नवाब बनकर रहा और खिदमतगार बनकर रहा अंग्रेजों का। लेकिन 1760 में मीर जाफर के साथ अंग्रेजों के कुछ मतभेद हुए, कुछ डिस्प्यूट्स हुए। इसीलिए अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद से हटाकर इसी के दामाद को बंगाल का अगला नवाब बना दिया, जो बना मीर कासिम। मीर जाफर का ही दामाद हुआ करता था। 1760 से लेके 1763 तक मीर कासिम बंगाल का अगला नवाब बना। जहां एक तरफ मीर जाफर अंग्रेजों का खिदमतगार था, वहीं दूसरी तरफ मीर कासिम बिल्कुल भी नहीं था। मीर कासिम अच्छी तरीके से जानता था कि अगर अभी ही ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों को नहीं रोका गया तो फिर ये नहीं रुकेंगे। इसीलिए मीर कासिम ने अंग्रेजों की नजरों से दूर जाने के लिए सबसे पहला काम तो क्या किया, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू मुंगेर। अभी तक बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी, इसने अपनी राजधानी को बिहार के मुंगेर स्थानांतरित किया। और मुंगेर में ही एक शस्त्रागार बनाकर वहां पर अपनी सेना को संगठित करने की कोशिश की। लेकिन ये बात अंग्रेजों को पता चल गई और अंग्रेजों ने मुंगेर पर आक्रमण कर दिया। इन 1763 ब्रिटिशर्स अटैक्ड मुंगेर। अंग्रेजों के द्वारा मुंगेर पर आक्रमण कर दिया गया। और ध्यान रखेंगे 1763 में अपनी जान बचाकर मीर कासिम भाग गया अवध के नवाब के पास। जब हम अवध के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय अवध का नवाब शुजाऊ दौला हुआ करता था। मीर कासिम अवध के नवाब के पास भाग गया और उसने जाकर शुजाऊ दौला के पास शरण ले ली। और यहां पर बंगाल में अंग्रेजों के द्वारा एक बार फिर से बंगाल का नवाब मीर जाफर को दोबारा से बना दिया गया। मीर जाफर 7वां 6ठा। बंगाल का अगला नवाब एक बार फिर से बन गया मीर जाफर 1763 से लेके 1765 तक। तो एक तरफ मीर कासिम ने जाकर शरण ली अवध के नवाब के पास जिसका नाम शुजाऊ दौला था। तो उधर भारत का मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड उस समय हुआ करता था, उसके खिलाफ भी दिल्ली के लाल किले में षड्यंत्र चल रहा था। और उस समय वो भी अवध के नवाब के ही पास, शुजाऊ दौला के ही पास रह रहा था।
बस मीर जाफर के ही समय में एक और इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी को, जो कहलाता है बैटल ऑफ बक्सर। अंग्रेजों के ही विरुद्ध एक बार फिर से कोशिश की गई बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर के युद्ध में। और ध्यान रखेंगे, बक्सर के युद्ध में हमारी तरफ से तीनों लोग शामिल थे। भारत का मुगल बादशाह उस समय हुआ करता था शाह आलम सेकंड। ही वॉज मुगल एम्परर दैट टाइम। अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये उस समय अवध का नवाब था। इसी की शरण में शाह आलम सेकंड भी रह रहा था। और आप जानते हैं इसी की शरण में बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम भी रह रहा था। इन्हीं तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा बैटल ऑफ बक्सर। और अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व इसमें कर रहा था हेक्टर मुनरो। बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। और दोस्तों ध्यान रखिए, मुनरो। पहला था शाह आलम, शाह आलम द्वितीय। इसके बाद दूसरा सन मीर कासिम। तीनों का नेतृत्व इस युद्ध में एक बार फिर से अंग्रेज विजयी हुए और हमारे 3 शासक मिलकर भी अंग्रेजों को पराजित नहीं कर सके। बक्सर का इसके और अंग्रेज के बीच हुआ। जीत इस युद्ध में मैंने बक्सर का युद्ध में अंग्रेज जीत गया। हर
और उसके बाद लास्ट 1765 में बंगाल का लास्ट नवाब बना दिया गया 1700 निजामुद्दौला को। में जो कि मीर जाफर का ही पुत्र हुआ करता था। 1765 से लेके मात्र एक वर्ष के लिए 1766 तक ये बंगाल का अगला नवाब बनाया गया। No, I need this one. लेकिन इसी साल याद रखेंगे 1765 में ही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, यानी कि इलाहाबाद की संधि। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद की संधि, जिसके तहत दो संधियां हुई। इसके तहत दो संधियां हुई, जो कि पहली 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इलाहाबाद की संधि के तहत पहली संधि 12 अगस्त 1765 को हुई। किस किस के बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और भारत के मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के बीच। और ध्यान रखेंगे इसी संधि में, इसी संधि में शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल और बिहार और उड़ीसा में रेवेन्यू जनरेट करने के सारे अधिकार या दीवानी के सारे अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए। और दूसरी संधि और इलाहाबाद की संधि के तहत दूसरी संधि इसी के 4 दिन के बाद 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुई। रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में हुई इलाहाबाद की दूसरी संधि। और आप जानते हैं फाइनली इस संधि के बाद
1765 से लेके 1772 तक लिखेंगे रॉबर्ट क्लाइव अप्लाइड डायरकी इन बंगाल। 1765 से 1772 तक रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया गया। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया गया और ध्यान रखेंगे इसी 7 साल के पीरियड में वो बंगाल राज्य जो भारत का सबसे अमीर और संपन्न राज्य हुआ करता था उसे लूटकर सबसे गरीब राज्य बना दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसी 7 साल के पीरियड को कहा जाता है भारत की लूट ऑफ इंडिया। और आप जानते हैं इसी लूट को बंद करने के लिए 1772 में बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाकर भेजा गया। वॉरेन हेस्टिंग्स आया और फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के ही समय में आप जानते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित करके भेजा गया और उसके तहत कंपनी पर कुछ नियंत्रण स्थापित किए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों ये थी कहानी सबसे पहले इंडिपेंडेंट स्टेट बंगाल की। आई होप आपको इस सेशन में बड़ा मजा आया होगा, मुझे भी मजा आया। अगले सेशन में मुलाकात करेंगे तो बात करेंगे अवध के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।